हम्म तो अब करने वाले हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 6.1। हालांकि बहुत इजी सा एग्जाम्पल है, इसके लिए आपको बस पता होना चाहिए केसी का फॉर्मूला। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखो, अगर ध्यान से देखो तो हमें सभी के कंसेंट्रेशन दिए हुए हैं, बस वैल्यूज रखनी है और सॉल्व करना है। जैसे कि देखो यहाँ पे हमें N2 का कंसेंट्रेशन दिया हुआ है 1.5 10⁻⁻²। m क्या है यहाँ पे? मोलैरिटी यानी कि कंसेंट्रेशन, उसकी यूनिट है। उसके बाद H2 का कंसेंट्रेशन दिया है और NH3 का कंसेंट्रेशन दिया है। ठीक है, तो सिंपल से चलते हैं और पुट कर देते हैं वैल्यू। एग्जाम्पल नंबर है अपना कौन सा? 6.1। और साफ मालूम पड़ रहा है कि उसमें रिएक्शन कौन सी हो रही है? हेबर प्रोसेस N2 + 3H2 इक्विलिब्रियम विद 2NH3। एंड ये रिएक्शन आपको अब तक रट जानी चाहिए। ठीक है, मैंने ढंग से लिखा है ना 2NH3। एग्जाम्पल नंबर 6.1 क्या है? N2 + 3H2 इक्विलिब्रियम विद 2NH3 एंड सभी गैसेस फॉर्म में है। ठीक है, यानी कि कैसा इक्विलिब्रियम है ये? होमोजीनियस। होमोजीनियस जीनियस। ठीक है, इक्विली अब इस पहले तुम लिखना है। ठीक है, अब अगर इसके लिए मैं केसी डिफाइन करूं, केसी, तो क्या होगा? प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन। तो लिख दो ना। और पावर में क्या आता है? इनके आगे के नंबर, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक, अब पावर 2 डिवाइड बाय N2 का कंसेंट्रेशन पावर 1, H2 का कंसेंट्रेशन पावर 3। इतनी बात आपको क्लियर है बड़े आराम से, कुछ नहीं था इसमें, सिंपल सी कहानी है। अब रखनी है वैल्यूज। तो अगर केसी निकालना है तो करना ये पड़ेगा, ऊपर चाहिए क्या? अमोनिया का कंसेंट्रेशन। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे हमें अमोनिया का कंसेंट्रेशन कितना दिया है? 1.2 इंटू 10⁻⁻²। हाइड्रोजन का 3.0 10⁻⁻²। और नाइट्रोजन का 1.5 10⁻⁻²। यानी कि पावर से में 1.2 3.0 1.5। बढ़िया। तो क्या आएगा? देखो ऊपर किसका कंसेंट्रेशन आता? अमोनिया का। कितना था? 1.2 10⁻⁻²। और क्योंकि हमने पढ़ लिया है इसका क्या हो रहा है, स्क्वायर, तो कर दो। डिवाइड बाय क्या आएगा यहाँ पे? नाइट्रोजन का कंसेंट्रेशन कितना था? 1.5 इंटू 10⁻⁻²। पावर में कुछ नहीं था, छोड़ देंगे ऐसे ही। और हाइड्रोजन का कंसेंट्रेशन था 3.0 विच मीन्स 3 10⁻⁻² का क्या आ जाएगा? क्यूब। बढ़िया। अब अगर आपको साइंटिफिक नोटेशन वगैरह अच्छे से आते हैं, ऐसी चीजें आपने पहले सॉल्व कर रखी हैं, तो आप बड़े आराम से कर लेंगे। ठीक है, साइन जो भी पावर्स है उनको अलग से सॉल्व करके रख लो, नंबर को अलग से कर लो। जैसे कि 1.2 है तो 1.2 का स्क्वायर कितना होगा? 1.44। यानी कि 12 का स्क्वायर अगर 144 होता है तो पॉइंट को खिसका लेंगे दो प्लेस में। इतना कर लोगे ना। 10⁻⁻²। देखो इसका स्क्वायर है, मतलब हमें इस नंबर का भी स्क्वायर करना है, इसका भी स्क्वायर करना है। इसका स्क्वायर लिख दिया, इसका भी स्क्वायर करेंगे। 10⁻⁻² का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? देखो 10⁻⁻² का भी स्क्वायर करना है। याद रखना, पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, यानी कि 10⁻⁻4 हो जाएगा। जिसके बाद 1.5 का स्क्वायर तो नहीं करना है, तो स्क्वायर से ही छोड़ देंगे। 10⁻⁻2 यहाँ भी ऐसे चलेगा। 3 का क्यूब करना तो कर दो, कितना आएगा? 27 इंटू कितना आ जाएगा? देखो 10⁻⁻2 का क्यूब करना है, यानी कि 10⁻⁻6 हो जाएगा। पावर को पहले अलग से सॉल्व कर लो, सिंपल है। तो हम भी कर लेते हैं। आगे बढ़ना था। हम्म, तो केसी निकाल रहे थे, 1.44 यहाँ पे आ चुका था। 10⁻⁻4 था, नीचे से देखो क्या हो जाएगा? 10⁻⁻2 था तो ऊपर आके 10⁻+2। नीचे 10⁻⁻6 था तो ऊपर आके 10⁻+6। डिवाइड बाय कितना हो जाएगा ये? 1.5 इंटू कितना हो जाएगा? 27। ठीक कर रहा हूँ? गलत तो नहीं कर रहा हूँ ना? अब यहाँ पे हम और क्या कर सकते हैं? देखो बेस सेम पावर एट -4 + 2 कितना हो जाएगा? -2 -2 +6 कितना हो जाएगा? 10⁻4। 10⁻4 ही आएगा, 6 माइनस तो 4 ही तो होता है। और यहाँ पे हमें सॉल्व करना है, तो एक काम करते हैं, 1.44 है ना,
तो इसको लिख सकते हो 144 10 की पावर माइनस का 2 अपॉन 15 कर लेता हूँ, 10 की पावर कितना हो जाएगा माइनस का 1 और 27। देखो बहुत डिटेल में करवा रहा हूँ, ठीक है। पावर दोबारा सॉल्व कर लो, 10 की पावर -1 ऊपर जाके 10 की पावर +1, और मतलब देखो ना, ये तो कर लोगे यार, लिखने की जगह भी नहीं बची। देखो पावर को अब मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देता हूँ, कितना आएगा। देखो 10 की पावर कितना था, -2 था, +4 चल रहा है ये, और -1 ऊपर जाके +1 ये, 4 - 2 2, 2 + 1 3, यानी कि 10 की पावर 3 आ जाएगा, और बचेगा खाली नंबर के नंबर, बस हो गया। तो एट दी एंड कैसे कितना आ रहा, 144 इंटू कितना आ रहा, 10 की पावर 3 डिवाइड बाय कितना, 15 इंटू 27, 916 जब 144 होता है, 9 3 27 होता है, ऊपर आ गया 16, नीचे कितना आ गया ये 15 इंटू 3, और तो शायद कटेगा भी नहीं, अब करना ही पड़ेगा, बार बार ही करेंगे। 16 अपॉन कितना, 15 3 45 हो गया, इंटू कितना आ गया 10 की पावर 3। और काट सकते हैं क्या इसको हम, छोटा हो जाता तो सही रहता ना, करके देखते हैं। देखो क्या कर सकते हैं ना, के सी इक्वल टू 16, 10 की पावर 3 था ना, एक 10 उधार ले लेता हूँ, तो 10 की पावर 2 हो जाएगा, डिवाइड बाय 45, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, और ऊपर कितना आ गया देखो, 16 दूनी 32, 32 अपॉन 9 आ गया, 32 अपॉन 9 तो सॉल्व कर लोगे यार, कर नहीं पाओगे क्या। के सी कितना आ जाएगा यहाँ पे, 32/9, और 10 की पावर 2 कितना आएगा, 9, 9 3 जा 27, 27 5 32 होता है, तो 50 ऊपर आ जाएगा। 50 यानी कि 9 6 जा नहीं जाएगा, 9 5 जा 45 जाएगा, 50 दोबारा 9 5 जाएगा, यानी 3.55 इंटू 10 की पावर 2 क्या आ गया यहाँ पे, केसी का वैल्यू आ गया। ध्यान देना पीछे कोई यूनिट होगी नहीं, क्योंकि ये हो जाएगा यूनिट लेस। पता है ना क्यों होगा, क्योंकि केसी क्या होता है देखो, प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन, और कंसेंट्रेशन का यूनिट ऊपर भी सेम और नीचे भी सेम, जिससे कि वो कट जाता है, एंड में क्या बचता है, ये यूनिट लेस। इतनी बात आपको क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ सकते हैं आराम से, ठीक है। कौन सा, एग्जाम्पल नंबर 6.2, ठीक है। देखो अगर मैच करोगे तो इसका आंसर भी सेम ही आएगा। बाप रे कितना हैंग कर रहा है। अब देखो अगला वाला क्वेश्चन हमें करना है कुछ इस तरीके से, देख लेते हैं एक बार क्या लिखा है। हमें दिया है N2 का कंसेंट्रेशन, हमें दिया है O2 का कंसेंट्रेशन, और NO का कंसेंट्रेशन दिया है, एंड अगेन क्या फाइंड करने को बोल रहा है, Kc ही फाइंड करने को बोल रहा है। देखो ना एक बात ध्यान देना, टेम्परेचर पहले दिया हुआ है, हालांकि इसका यूज नहीं कर रहे हैं, बस ये बता रहा है कि जो रिएक्शन है वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रही है, क्योंकि अगर कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं होगा तो इक्विलिब्रियम भी अचीव नहीं होगा, क्योंकि वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। सिंपल सी बात है। N2 का दिया है, O2 का दिया है, NO का दिया है, पहले इसकी रिएक्शन लिख लेते हैं, क्या आएगा, N2 + O2 गिव्स 2NO। बहुत ज्यादा हैंग कर रहा है, बहुत। इतना क्यों हैंग कर रहा है भाई। हाँ तो एग्जाम्पल कितना आ जाएगा, 6.2, क्या आ जाएगा, N2 + O2, O2 ही दिख रहा है ना ये, अरे यार कोई नहीं। एग्जाम्पल नंबर 6.2 हम लोग कर रहे हैं, N2 + O2 क्या इक्विलिब्रियम विद 2NO। सभी गैस में कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी क्या है, होमोजेनियस इक्विलिब्रियम ही है। सबसे पहले इसके लिए केसी लिख देते हैं, आराम से लिख पाओगे। क्या आएगा, प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन यहाँ पे NO है, तो NO की पावर कितना हो जाएगा 2, डिवाइड बाय रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन क्या है, N2 है, तो N2 की पावर में कुछ है नहीं, तो हो जाएगा 1। पहले देख लो बैलेंस है ना, हाँ हाँ बैलेंस है। और O2 का भी कंसेंट्रेशन कितना आ जाएगा, पावर में 1। ठीक, तो बेसिकली आ क्या रहा है, NO का कंसेंट्रेशन जो दिया है वो लिखो, क्या रहा है, डिवाइड पावर 2 कर देना, और साथ में N2 और O2 का भी कंसेंट्रेशन लिख देंगे। यानी कि अब करना क्या है, सिंपली वैल्यूज उठा के पुट करनी है, कुछ नहीं करना है। तो वैल्यूज देख लेते हैं एक बार, मैंने देखी नहीं थी। तो अगर वैल्यूज को अगर हम देख लें तो N2 का कंसेंट्रेशन दिया है 3 इंटू 10 की पावर -3, ठीक। O2 का कंसेंट्रेशन दिया है 4.2 10 की पावर -3, और यहाँ पर भी 2.8, यानी कि 3 4.2 और 2.8, 3 4.2 और 2.8, 3 4.2 और 2.8, यानी कि 2.8 आएगा ऊपर, 10 की पावर -3 का स्क्वायर अपॉन
3 4.2 था, 3 इंटू 10⁻³ और 4.2 इंटू 10⁻³ रीचेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। उम, 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 हाँ, 3 4.2 N2O2 का ये और 2.8 है, बढ़िया, पावर सबकी बनी सही। कहाँ गए यहाँ पे, इसको एक बार तमीज से और लिख के दिखा देता हूँ। के सी कितना आगे देखो यहाँ पे 2.8 था, 10⁻³ है, क्या करना है इसका स्क्वायर करना है, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा देखो यहाँ पे 3 इंटू 10⁻³। अब देखो यार आपको बच्चों वाली चीज लग रही होगी, आराम से ये कर पाओगे 10⁻³ ठीक है। देखो होगा क्या, सबसे पहले वही चीज 2.8 का स्क्वायर अलग कर लो। वैसे 2.8 का स्क्वायर कितना होता है, 2.8 का स्क्वायर कितना, 3 का स्क्वायर, 3 का और कुछ तो स्क्वायर करना नहीं, खाली 2.8 का स्क्वायर करना है। तो ठीक बताओ कितना होगा, तो के सी आ जाएगा 2.8 का स्क्वायर विच इज 7.84 आएगा। ठीक बोला ना मैं, हाँ ठीक। 10⁻28 का स्क्वायर किया है ना, 28 का स्क्वायर कितना होता है 784, और 2.8 था तो कितना आएगा 7.84। 10⁻³ है, देखो 10⁻³ है, उसका स्क्वायर करना है, पहले बता दिया, पावर की पावर मल्टीप्लाई, कितना आएगा 10⁻⁻6 डिवाइड बाय, नीचे 3 था 4.2 था, तो 3 इंटू 4.2 करो, 3 to 6 3 by 12 12.6 आएगा 10⁻⁻6। उम्मीद करो यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ये कट भी जाएगा। कितना आ जाएगा एट दी एंड 7.84 अपॉन कितना आ गया 12.6, आसान। अब हमें क्या करना चाहिए, हमें डेसिमल को उड़ा देना चाहिए, उड़ा देते हैं। 784 10⁻⁻2 अपॉन 12.6 था तो 126 10⁻⁻1, ऊपर जाएगा तो कितना आएगा -2 + 1, देखो ना 784 था, 10⁻⁻2 है, नीचे -1 है, -1 जाएगा ऊपर +1, 10⁻⁻2 + 1 कितना आएगा 10⁻⁻1 अपॉन 126। इसको तमीज से लिख दूं मैं, और तो के सी कितना आ गया देखो 784 10⁻⁻1 डिवाइड बाय 126। अब देखो यहाँ ना सारा टेबल का खेल दिख रहा है मुझे, क्योंकि ये देखो 784 को वापस से 28 इंटू 28 लिख सकता हूँ। बस कैलकुलेशन सिंपल कर रहा हूँ, काटने को ऐसे भी काट सकते हैं, पर वो ना लेबर वाले काम नहीं कर रहे हैं। नया क्या बोलते हैं इसको, 126 को लिख सकते हैं 14 इंटू 9, क्योंकि 14 9 का 126 होता है, 14 2 का 28 कट गया, 9 से ये काट लेंगे तो कितना आएगा बोलो जरा, 2 इंटू 9 3 27, 10 9 एकम 9, 10 3.11 इंटू 10⁻⁻1, तो कितना आ गया देखो ये 6.22 10⁻⁻1 आएगा, लिख देते हैं यहाँ पे 6.22 10⁻⁻1, ये आगे कंसेंट्रेशन। चेक कर लें आंसर। क्या हो गया यार, एक टिप दूं आपको यार, एसर का लैपटॉप मत लेना। और हमारा जवाब बिल्कुल सही है। कैसे सही है, यहाँ तो 0.62 है, तो देखो ना हमारा क्या आया है, हमारा 6.22 आया है इंटू 10⁻⁻1 भी तो देखो। केसी कितना आ गया है 6.22 10⁻⁻1, पॉइंट को वहां खिसका दूंगा तो 0.622 ही तो होगा, ये तो पता होगा ना, पॉइंट को अगर लेफ्ट में खिसकाते हैं तो पावर क्या होती है, प्लस होती है, +1 से बढ़ जाती है, और अगर पॉइंट को राइट में खिसकाते हैं तो पावर जो है -1 से बढ़ जाती है, घट जाती है कह सकते हो। ठीक, उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज़ भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब सीधा बढ़ते हैं हम लोग, देखो हमने क्या पढ़ा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ईसी। अब ये दो पार्ट में होता है, केसी होता है और एक केपी होता है। ठीक, केसी क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर कंसंट्रेशन, केपी क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर पार्शियल प्रेशर। यानी कि यहाँ पे करना क्या होता है, हमें वैल्यूज रखनी होती है कंसंट्रेशन में यानी कि मोलैरिटी में, और यहाँ पे कौन सी वैल्यूज रखनी होती है, प्रेशर, पार्शियल प्रेशर वाली वैल्यूज को रखना पड़ता है। ठीक, एक रिलेशन देख लेते छोटा सा, हमने क्या पढ़ा है, आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू एन आर टी होता है, आर गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, और इक्विलिब्रियम में टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही होता है, और इसके तो नाम में ही कांस्टेंट है।
कुल मिला के प्रेशर बचा, वॉल्यूम बचा और क्या बचा, नंबर ऑफ मोल बचा। अगर पार्शियल प्रेशर हर एक का निकालना है तो वॉल्यूम को भेज दूंगा नंबर ऑफ मोल्स के नीचे, तो N/V आर और टी। दोबारा बोल रहा हूँ, टी होता है टेम्परेचर, आर होता है गैस कांस्टेंट। टेम्परेचर जो होता है इक्विलिब्रियम के लिए कांस्टेंट ही रखा जाता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो वो कभी इक्विलिब्रियम रीच ही नहीं करेगा। और आर एक गैस कांस्टेंट है, इसके नाम में ही कांस्टेंट है, तो कुल मिला के आर और टी क्या हो गया, कांस्टेंट। वेरिएबल वाली वैल्यूज कौन सी होंगी, मतलब जो चेंज हो सकती है रिएक्शन के अंदर, नंबर ऑफ मोल चेंज हो सकते हैं, वॉल्यूम चेंज हो सकता है और प्रेशर चेंज हो सकता है। नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कंसेंट्रेशन कहते हैं। तो फिलहाल की जगह इसको सी लिख दूंगा तो कि बुरा तो नहीं मानेगा। तो P इक्वल टू क्या आ गया फिलहाल के लिए, CRT। इस चीज को दिमाग में रखना, इस चीज का यूज अभी करेंगे हम लोग KP और KC के बीच का रिलेशन निकालने के लिए। ठीक, चलो अब KP और KC के बीच का रिलेशन निकालते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ समझ गए होंगे KC क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर कंसेंट्रेशन, यानी कि यहाँ पे कंसेंट्रेशन रखा जाता है किसका, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। KP में क्या होता है, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर रखा जाता है किसका, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। ध्यान देना ये एक्वस के लिए और गैस के लिए, दोनों के लिए वैलिड होगा रिएक्शन में, और ये ओनली गैस के लिए वैलिड होगा। क्लियर। अब इनका रिलेशन यानी कि इनका डेरिवेशन देख लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या पता पूछ ले वो लोग। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है ना, डिराइव द रिलेशन बिटवीन KP एंड KC, या फिर बोल देंगे KP इक्वल टू KC RT की पावर डेल्टा N, प्रूव करो। ठीक, तो पहले मैं एक डमी रिएक्शन लिखता हूँ। डमी रिएक्शन में कुछ ऐसी होगी, स्मॉल ए कैपिटल ए। स्मॉल ए क्या है इसका, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, कैपिटल ए क्या है अपना रिएक्टेंट, फिर बी इक्विलिब्रियम विद स्मॉल सी कैपिटल सी और स्मॉल डी कैपिटल डी। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया। केसी लिख दो उसके लिए, तुरंत केसी लिखो। प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन, पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, प्रोडक्ट एक और है डी, तो उसका भी कंसेंट्रेशन, पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट स्मॉल डी, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन, पावर स्मॉल ए, रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन पावर स्मॉल ए, रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन पावर उसकी कोएफिशिएंट स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इसको इक्वेशन 1 लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो जैसा बुक में किया वैसा हम भी करेंगे। बुक में क्या किया उन लोगों ने, बुक में क्या किया है उन लोगों ने, KP लिखा। KP क्या लिखेंगे, KP में क्या होगा, बस कंसेंट्रेशन और लेके क्या लिखोगे, पार्शियल प्रेशर। तो तरीका तो वही रहेगा, क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ C होल पावर C, पार्शियल प्रेशर ऑफ D होल पावर स्मॉल d। स्मॉल डी क्यों आए पता है ना, क्योंकि ये उनके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। फिर वही बात, पार्शियल प्रेशर ऑफ A की पावर स्मॉल है, पार्शियल प्रेशर ऑफ B की पावर स्मॉल b। कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि नहीं। इक्वेशन नंबर 2 इसको मान लूं तो बुरा तो नहीं मानोगे। अब देखो है क्या, मैंने अभी अभी समझाया था P इक्वल टू क्या होता है, CRT होता है, यानी कि अगर मुझे किसी का पार्शियल प्रेशर निकालना है उसका कंसेंट्रेशन रख दो, R और T से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हें क्या मिल जाएगा, उसका रिलेशन मिल जाएगा। जैसे अगर मैं यही चीज पहले C D A और B के लिए करूं, पहले किसके लिए करूंगा, C के लिए। तो अगर मुझे पार्शियल प्रेशर ऑफ C निकालना है तो करना क्या पड़ेगा, रखूंगा कंसेंट्रेशन ऑफ C, ठीक है, और RT। ये बात समझे क्या लिखा है मैंने, P इक्वल टू CRT था। P माने किसका पार्शियल प्रेशर निकालना है, C का निकालना है पार्शियल प्रेशर, तो लिख दिया। C कंसेंट्रेशन, किसका कंसेंट्रेशन है, C का कंसेंट्रेशन, क्योंकि अगर मैं C का पार्शियल प्रेशर निकाल रहा हूं तो उसी का तो कंसेंट्रेशन रखूंगा, RT। चलो दूसरे भी लिख के दिखा देता हूं। अगर मुझे पार्शियल प्रेशर ऑफ D निकालना है तो यहाँ पे क्या रखूंगा, फॉर्मूले के हिसाब से पार्शियल प्रेशर ऑफ D निकालना है तो फॉर्मूले के हिसाब से उसका कंसेंट्रेशन रखूंगा, तो यहाँ पे क्या रखूंगा, D का कंसेंट्रेशन और RT। ठीक, ऐसे ही मैं क्या करूंगा, दूसरी जो वैल्यूज है उनका भी रख दूंगा। क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ A निकालना है, ठीक है, क्या रखूंगा बोलो जरा, कंसेंट्रेशन ऑफ A
आर टी, और अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ बी निकालना है तो क्या रखूंगा, कंसेंट्रेशन ऑफ बी आर टी। आसान, ये सारी की सारी वैल्यूज को उठा के पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो केपी क्या मिल जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी था ना, केपी क्या था, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी था, और पार्शियल प्रेशर ऑफ सी की वैल्यू ये है, क्या, कंसेंट्रेशन ऑफ सी आर टी। पार्शियल प्रेशर ऑफ डी था, अब पार्शियल प्रेशर ऑफ डी की वैल्यू ये है, कंसेंट्रेशन ऑफ डी आर टी। तो सब ऐसी के ऐसी डाल देंगे। तो क्या आएगा देखो जरा, कंसेंट्रेशन ऑफ सी आर टी की पावर स्मॉल सी, यहाँ कंसेंट्रेशन ऑफ डी फिर आर टी की पावर स्मॉल डी। अब देखो, अब तो आसान है ये चीज, आपको भी आती होगी, मे बी आप स्किप करके बढ़ गए होगे आगे, ठीक है। कंसेंट्रेशन ऑफ ए आर टी की पावर क्या, स्मॉल ए, और कंसेंट्रेशन ऑफ बी आर टी की पावर स्मॉल बी। करना देखो सिंपल सा है, आर टी आर टी आर टी आर टी हर जगह से अलग कर दो, आर टी आई लगा दो। तो के पी इक्वल टू क्या आ जाएगा, कंसेंट्रेशन ऑफ सी की पावर सी, कंसेंट्रेशन ऑफ डी की पावर डी, इनको रख दिया साथ में, कंसेंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए, इनको भी रख दिया साथ में, और बी को भी। बदले में क्या था, यहाँ आर टी की पावर सी प्लस डी हो गया होगा, अपॉन में, इंटू में आइए, आर टी की पावर ए प्लस बी हो गया होगा, यहाँ पे कोई दिक्कत थोड़ी है। यहाँ से अलग करोगे तो आर टी की पावर सी जाएगा, देखो ना, ये तो सी जो है ना, कंसेंट्रेशन की पावर भी सी जाएगा, आर टी की पावर भी सी जाएगा, कंसेंट्रेशन ऑफ डी में पावर स्मॉल डी जाएगा, और आर टी की पावर भी स्मॉल डी जाएगा, ऐसे सब में हो जाएगा। इतना मैथ तो आपको आना चाहिए। सारे कंसेंट्रेशन वाले टर्म अलग कर दिए, आर टी को अलग कर दिया, तो आर टी सी प्लस डी अपॉन आर टी ए प्लस बी, इसको ऊपर ले जाओ, के पी, ये तुम अगर पहचान पाए तो अपनी इक्वेशन नंबर 1 ही है, क्या है, के सी इंटू, ये कितना आ जाएगा देखो, आर टी की पावर सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये क्या है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट है, उनके मोल्स, और इसी चीज को क्या बोलते हैं, डेल्टा एन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डेल्टा एन बोलते हैं। पीछे देखो, मैं देखो रिएक्शन ये थी ना मेरी, इनके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, ठीक है। तो प्रोडक्ट के जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उनका सम, माइनस रिएक्टेंट के जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उनका सम, उसको सॉल्व करके डेल्टा एन लिखा जाता है, ठीक है, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स करके। तो सिंपली ये डेल्टा एन आ गया, तो के पी इक्वल टू कितना आ गया, के सी आर टी की पावर डेल्टा एन। एक एग्जांपल दिखा देता हूँ कि डेल्टा एन निकालते कैसे हैं, बहुत सिंपल है, N2 प्लस 3H2 इक्विलिब्रियम विद 2NH3। अगर मुझे इस रिएक्शन का डेल्टा एन निकालना है तो सिंपल से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट करना पड़ेगा, बशर्ते ये सभी किस में होने चाहिए, गैसियस फॉर्म में होने चाहिए, क्योंकि पार्शियल प्रेशर सिर्फ गैसियस के लिए लागू होता है, और इसमें सभी गैस है। तो प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल कितने हैं, दो, दो माइनस रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल कितना है, यहाँ 1 है यहाँ 3 है, तो यानी कि 1 प्लस 3, 2 माइनस 4 माइनस 2। आसान है, समझ में आ गया। अब करते हैं सीधा इसका एग्जाम्पल। आपको ये फॉर्मूला अब पता होना चाहिए, आपकी लिस्ट में एक और नया फॉर्मूला ऐड हो चुका है, ठीक। कितना भाई, कितना है